Good morning, class. Welcome to the next lecture of marketing research. So, in this lecture, we will talk about research. We'll basically start with the next topic. ठीक है, so हम research process की बात करेंगे. ठीक है, so research process में basically हम करते हैं where do we begin and where do we end. ठीक है, so हम research process के जो initial steps हैं basically उनकी थोड़ी बात करेंगे. ठीक है, so जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर रिसर्च शुरू करते हैं तो सबसे पहले यू हैव टू डिफाइन द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. ठीक है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जो होता है इट्स अ ब्रॉड एरिया जिसमें आप प्रॉब्लम ढूंढ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वी डू सम प्रिलिमिनरी डेटा गैदरिंग, फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, देन वी डू प्रॉब्लम डेफिनेशन. ठीक है, तो उसके बाद हम रिसर्च प्रपोजल्स बना सकते हैं सो ऑन. सो दीज आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनी रिसर्च प्रोसेस. ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं विद द ब्रॉड एरिया ऑफ रिसर्च या ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. नंबर 2 पे हम कुछ डेटा गैदरिंग करते हैं टू नैरो डाउन द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. ठीक है, फिर हम नैरो डाउन करने के बाद प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, यानी कि जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है उसको हम डिफाइन करते हैं. फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाते हैं, देन वी डू हाइपोथेसिस डेवलपमेंट जिसको हम जनरेशन ऑफ हाइपोथेसिस कहते हैं. फिर साइंटिफिक रिसर्च डिज़ाइन है, फिर वी डू डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन. फिर हम कंक्लूजन्स लिखते हैं यानी कि डिडक्शन करते हैं. ठीक है, तो फाइनली वी डू द रिपोर्ट राइटिंग. ठीक है, अगर हमने रिपोर्ट बनानी तो रिपोर्ट राइटिंग करेंगे, अगर प्रपोजल बनाना तो प्रपोजल बनाएंगे. ठीक है, तो ब्रॉड प्रॉब्लम. सो सबसे पहले जब भी हम रिसर्च शुरू करते हैं वी डिफाइन या वी आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. ठीक है, रिसर्च में सबसे पहले वी आइडेंटिफाई अ ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया. तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया बेसिकली होता है कि इट रेफर्स टू द एंटायर सिचुएशन वेयर देयर इज पॉसिबल नीड फॉर रिसर्च and problem solving. The specific issue might pertain to problems currently existing in an organizational setting that need to be solved, areas that a manager believes need to be improved, conceptual or theoretical issue that needs to be researched to understand certain phenomena, and some research question that a basic researcher wants to answer empirically. ठीक है, so आपका जो broad problem area it can be concerned with problems which already exist in an organization. ठीक है, it can be concerned with problems जो already exist करती हैं in organization, or it can pertain to areas that a manager believes to be need to be improved. ठीक है, या आपका broad problem area एक existing problem के ऊपर focus कर सकता है, या it can basically just focus on some areas. ठीक है, हो सकता है आपको लगे कि आपकी कंपनी में कुछ areas हैं which need improvement. ठीक है, हो सकता है यू नीड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ योर वर्कर्स, या आप ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, लाइक सेल्स को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं या प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं. ठीक है, या आपका ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया इट कैन बी अ कॉन्सेप्चुअल और थ्योरेटिकल इशू. ठीक है, आप जब अपने सब्जेक्ट्स में कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो अक्सर आप किसी कॉन्सेप्चुअल या थ्योरेटिकल इशू के ऊपर काम करते हैं, तो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया उससे भी रिलेटेड हो सकता है. और इट कैन सिंपली बी यू आर looking for an answer to a research question. ठीक है, ठीक है, तो आपका broad problem area can be related to an existing problem in an organization. उसकी example ये, a general manager receives complaints from supervisory managers that their subordinate staff is not punctual in attending office. From such statements, the general manager becomes aware that a punctuality related problem exists. ठीक है, तो एक punctuality related problem exist करता है, तो it's a general प्रॉब्लम एरिया. ठीक है, यू स्टिल डू नॉट नो व्हाट द एग्जैक्ट प्रॉब्लम है. ठीक है, बिकॉज द थिंग इज अगर आपके एम्प्लॉयज़ पंक्चुअल नहीं है तो हो सकता है दैट मे नॉट बी द एक्चुअल प्रॉब्लम. ठीक है, एक्चुअल प्रॉब्लम शायद कुछ और हो, और ये जो आपकी पंक्चुअलिटी है इट माइट जस्ट बी अ सिम्टम ऑफ अ बिगर प्रॉब्लम. सो रिसर्च इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट प्रॉब्लम एंड देन टू फिक्स इट. ठीक है, आपका ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया जो इट कैन बी रिलेटेड टू अ सिचुएशन विच नीड्स इम्प्रूवमेंट. ठीक है, कोई सिचुएशन हो सकती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके बिजनेस में विच नीड्स इम्प्रूवमेंट. सो इफ द कंपनी हैज़ ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड मेजर्स टू इंश्योर पंक्चुअलिटी एंड सम कंप्लेंट्स ऑफ पुअर पंक्चुअलिटी कंटिन्यू टू कम इन, देन इट इज़ ऑब्वियस दैट पॉलिसीज आर नॉट ब्रिंगिंग द फुल रिजल्ट्स. थिंग इज़ कि आपने अपनी तरफ से कोशिश कर ली टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ पंक्चुअलिटी, बट स्टिल लोगों की पंक्चुअलिटी पूरी तरह से इम्प्रूव नहीं हुई. ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने यू हैव टू टेक सम एक्स्ट्रा स्टेप्स या यू हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ पंक्चुअलिटी. ठीक है,
ठीक है, यानी कि आप एक एग्जिस्टिंग चीज़ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। सो आपका जो ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया इट कैन बी कम्प्लीटली रिलेटेड टू अ conceptual इशू दैट नीड्स टू बी रिसर्च। ठीक है, रिसर्चर में अंडरटेक बेसिक रिसर्च टू स्टडी द फिनोमिनन ऑफ पंक्चुअलिटी। ठीक है, एज अ स्टूडेंट यू माइट जस्ट बी इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द फिनोमिनन ऑफ पंक्चुअलिटी। फिर आप एम्पेरिकल आंसर्स भी ढूंढ सकते हैं। रिसर्चर में वांट टू फाइंड आंसर्स एम्पेरिकली टू द इशू ऑफ परसीव्ड पंक्चुअलिटी वर्सेस एक्चुअल पंक्चुअलिटी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द इंडिविजुअल, ठीक है, एंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हो सकता है एज अ रिसर्चर यू माइट जस्ट बी इंटरेस्टेड कि पंक्चुअलिटी का इफेक्ट जो है इंडिविजुअल्स के ऊपर कैसा होता है एंड स्पेशली ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस के ऊपर कैसा होता है। सो ये ब्रॉड प्रॉब्लम एरियाज की कुछ एग्जांपल्स दी हुई। ठीक है, सो ये ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया कैन बी लाइक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर परहैप्स नॉट एज इफेक्टिव एज एंटिसिपेटेड, sales volume of a product is not picking up, minority group members in firm are not advancing in their careers, the newly installed information system is not being used by the managers, the introduction of flexible work hours has created more problems, inventory control is not effective। ठीक है, एक बार आपने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया डिफाइन कर दिया, एक बार आपने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर दिया, यानी कि यू नो व्हाट द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया इज। ठीक है, सो रिमेंबर ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया इज नॉट द प्रॉब्लम इटसेल्फ। ठीक है, ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया सिर्फ आपको ये बताता है कि इस एरिया में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, इट डज नॉट टेल यू द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ठीक है, तो एक बार आपने ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कर दिया, देन यू हैव टू डू सम डेटा गैदरिंग, जिसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग। ठीक है, तो अब प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं एंड इसका मकसद ये होता है इट हेल्प्स टू नैरो डाउन द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया एंड टू डिफाइन इट। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग क्या होती है, आप कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो वो यू विल टॉक टू योर एम्प्लॉयज़, यू विल टॉक टू सम मैनेजर्स और उससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, यू विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट द प्रॉब्लम एरिया। ठीक है, जिस एरिया में आपको लगता है प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है उसके बारे में यू विल ट्राई टू कलेक्ट as much information as possible। ठीक है, तो ये जो information आप कलेक्ट करेंगे it can be classified as background information of the organization, that is the contextual fact। ठीक है, तो आप information के लिए हो सकता है organization की background information जमा करें, then you will collect prevailing knowledge on the topic, that is relevant information from previous research। ठीक है, अब relevant information ढूंढेंगे अगर उसी टॉपिक के ऊपर पहले कोई रिसर्च हुई हुई है। ठीक है, तो यू विल ऑल्सो स्टडी दैट एंड गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम देयर। ठीक है, तो प्रीवियस रिसर्च आपको ऑनलाइन मिल जाती है आसानी से। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो गेट दैट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंपनी रिकॉर्ड्स। ठीक है, हो सकता है कंपनी ने उस तरह की पहले कोई रिसर्च की हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, जब भी आप डेटा गैदरिंग करते हैं सो रिमेंबर यू हैव टू टाइप्स ऑफ डेटा, एक सेकेंडरी डेटा होता है, द अदर वन इज प्राइमरी डेटा। ठीक है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, इट्स डेटा विच हैज़ बीन जनरेटेड बाय अनदर रिसर्च। ठीक है, यानी कि किसी और पर्पस के लिए रिसर्च हुई थी और उससे डेटा जनरेट होता है। ठीक है, इट इज़ डेटा विच वाज कलेक्टेड फॉर अ डिफरेंट रिसर्च एंड इट इज़ डेटा विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, यू कैन गेट दिस डेटा फ्रॉम स्टैटिस्टिकल बुलेटिन्स, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस होती है, फेमस पब्लिकेशन है इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान। ठीक है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान से काफ़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर इंफॉर्मेशन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड एंड अवेलेबल फ्रॉम ईदर विद इन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पब्लिश इन्फॉर्मेशन अक्सर हमें मैगजीन्स में मिल जाती है, न्यूज़पेपर्स में मिल जाती है, बुक्स में मिल जाती है या जर्नल्स होते हैं। ठीक है, रिसर्च के लिए ख़ास कुछ जर्नल्स या मैगजीन्स पब्लिश होते हैं, तो उसमें भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अनपब्लिश्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है, लाइक स्टूडेंट्स अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं या कोई थीसिस लिखते हैं तो दैट इज़ ईजिली अवेलेबल फ्रॉम लाइब्रेरीज। ठीक है, ठीक है, आप फिर यू कैन ऑल्सो कलेक्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च। ठीक है, प्रीवियस रिसर्च आप ढूंढ सकते हैं ऑनलाइन, फिर केस स्टडीज एंड लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। देन यू कैन गेट डेटा ऑनलाइन फ्रॉम वेबसाइट्स। ठीक है, सेकेंडरी डेटा यू विल बेसिकली कलेक्ट फ्रॉम दीज सोर्सेज। ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिकेशन से ले लेंगे या इंफॉर्मेशन विच इज़ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड, डेटा अवेलेबल फ्रॉम प्रीवियस रिसर्च, केस स्टडीज, data websites।
सो डेटा कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर, ठीक है। प्राइमरी डेटा इज डेटा विच इज कलेक्टेड फर्स्ट हैंड बाय द रिसर्चर। सो रिमेंबर, प्राइमरी डेटा जो है आप अपनी रिसर्च के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी डेटा आप खास तौर पे अपनी रिसर्च के लिए इकट्ठा करते हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स गैदरिंग सच इन्फॉर्मेशन एज द परसेप्शंस एंड एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ की परसेप्शन या उनके एटीट्यूड को स्टडी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप प्राइमरी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। सो यू कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा बाय ऑब्जर्विंग पीपल और इवेंट्स, और यू कैन कलेक्ट प्राइमरी डेटा बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चनर्स, ठीक है। आप लोगों में क्वेश्चनर्स डिस्ट्रीब्यूट करके भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब आप प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे होते हैं अबाउट द ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया, तो यू माइट बी इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन लाइक बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्या होती है? यू वांट टू नो द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, साइज इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड एसेट्स, कंपनी का पर्पस एंड आइडियोलॉजी, उसकी लोकेशन, रीजनल कंपनी है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, resources that the company has, particularly human resources, फिर interdependent relationships with other institutions, and the external environment, फिर financial position during the previous 5 to 10 years, and relevant financial data. ठीक है। उसके अलावा you will also collect some knowledge which is available on the subject, ठीक है। कोई नॉलेज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन द सब्जेक्ट, ठीक है। तो यू कैन कलेक्ट दैट नॉलेज थ्रू लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू में क्या होता है? पहले से कोई रिसर्च हुई है इस टॉपिक के बारे में, तो आप उस रिसर्च को स्टडी करते हैं और उसमें से अपने लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, ठीक है। तो यू कैन स्टडी पब्लिश्ड आर्टिकल्स विच आर अवेलेबल ऑनलाइन इन ऑनलाइन डेटाबेसेस, या आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन मैगजीन्स या बुक्स, या फ्रॉम अदर पब्लिकेशंस विच आर इजीली अवेलेबल इन लाइब्रेरीज, ठीक है। ठीक है। लिटरेचर रिव्यू का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन रिसर्च। इट रियली हेल्प्स रिसर्च, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में बड़ी हेल्प करता है, आपके रिसर्च क्वेश्चंस में बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली है इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज ऑन अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो लिटरेचर रिव्यू में आप पब्लिश्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्क स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल किसी रिसर्च जर्नल या रिसर्च मैगजीन में पब्लिश हुआ हुआ, ठीक है, उसको आप स्टडी करेंगे। उसके अलावा कोई अनपब्लिश वर्क है, किसी स्टूडेंट ने कोई थीसिस किया हुआ है या कोई वर्किंग पेपर है, ठीक है, तो उसको आप स्टडी करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की बेसिकली आप आर्टिकल्स एंड पेपर्स को स्टडी करते हैं, बुक्स को भी स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको आप स्टडी करते हैं, फिर उसको आप एवेलुएट करते हैं और उसमें से अपने लिए रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल के उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर पहले से बहुत सारी रिसर्च एग्जिस्ट करती है तो यू डू नॉट नीड टू कंडक्ट रिसर्च ऑन दैट अगेन, ठीक है। ठीक है। सो अ गुड लिटरेचर इंश्योर्स दैट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स दैट आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस द प्रॉब्लम सिचुएशन आर नॉट लेफ्ट आउट, ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू का एक मकसद ये भी होता है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स व्हिच यू आर गोइंग टू यूज इन योर रिसर्च, ठीक है। आपने कौन से वेरिएबल्स को यूज़ करना है, उसके लिए लिटरेचर भी बड़ा हेल्पफुल रहता है, ठीक है। सो व्हाट वेरिएबल्स आर इंपॉर्टेंट टू कंसिडर, व्हाई दे आर कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट एंड हाउ दे शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड थ्रू द लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। सो लिटरेचर रिव्यू आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने में भी बड़ी हेल्प करता है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? इट्स अ स्टेटमेंट विच डिफाइंस द एग्जैक्ट प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एग्जैक्ट प्रॉब्लम को डिफाइन करती है, ठीक है। अगर आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट अच्छी बनाते हैं, प्रेसिजन से बनाते हैं, तो इट विल इंक्रीज द क्लैरिटी, इट विल इंक्रीज द टेस्टेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपकी प्रिसाइज और क्लियर हो, बिकॉज इट विल इम्प्रूव द टेस्टेबिलिटी एंड रेप्लिकेबिलिटी ऑफ योर रिसर्च, ठीक है। सो how do you conduct a literature survey? पहला step in literature survey या in literature review is to identify the various published and unpublished materials. सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि published materials कौन से अवेलेबल होंगे आपके लिए और unpublished कौन से हो सकते हैं, ठीक है। So the possible data sources आपके लिए जो होंगी, there will be textbooks, journals, PhD thesis, conference proceeding, reports, newspapers, the internet.
ठीक है, previously one had to manually go through bibliographical indexes that compiled periodically. ठीक है, आजकल ये कि टेक्नोलॉजी आ गई, यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू मैनुअल डेटाबेसेस। ठीक है, तो आपको अक्सर जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं वो डेटाबेसेस मिलते हैं, और डेटाबेसेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं आजकल इंटरनेट पे। ठीक है, तो अब काम तो काफ़ी आसान हो गया, पहले ये मैनुअली करना पड़ता। सो कंप्यूटराइज्ड डेटाबेसेस प्रोवाइड द फॉलोइंग एडवांटेजेस, दे सेव अ लॉट ऑफ टाइम, दे आर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन द लिस्टिंग। ठीक है, तो आप किसी डेटाबेस में सिर्फ अपना टॉपिक लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आपको डिफरेंट आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, दे विल बी लिस्टेड डाउन, तो आप उसमें आर्टिकल का नेम देख सकेंगे, ऑथर देख सकेंगे। ठीक है, गेनिंग एक्सेस टू ऑनलाइन डेटाबेसेस इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं। ठीक है, सो दिस आर एग्जांपल्स ऑफ सम रेफरेंसेस। ठीक है, आप जब इसकी डेटाबेस में एक टॉपिक एंटर करते हैं तो इस तरह की एक लिस्ट आपके सामने आती है। ठीक है, सो दिस इज द लिस्ट ऑफ ऑल आर्टिकल्स। ठीक है, आप कोई प्रोजेक्ट अपना करेंगे फाइनल ईयर का तो देखने में कुछ ऐसा लगता है। ठीक है, या अगर कोई थीसिस करते हैं तो देखने में ऐसा लगता है। ठीक है, तो अब हाउ विल यू सर्च फॉर लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर इज़ बेसिकली इंफॉर्मेशन विच ऑलरेडी एग्जिस्ट अबाउट अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को सर्च करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स जो हैं दे आर बेसिकली ऑनलाइन जर्नल्स, दे अवेलेबल ऑनलाइन, दे आर नॉट फ्री। ठीक है, तो उसके लिए पेमेंट देनी पड़ती है। अक्सर जो लाइब्रेरीज होती हैं उन्होंने सब्सक्राइब किया होता है, तो थ्रू लाइब्रेरीज यू कैन एक्सेस मैनी इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स फॉर फ्री। उसके लिए आप फुल टेक्स्ट डेटाबेसेस होते हैं। ठीक है, सो दिस डेटाबेसेस आर फुल ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, फिर बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेसेस होते हैं, इसमें आपको फुल आर्टिकल्स तो अवेलेबल नहीं होते, बट यू विल गेट अ बिब्लियोग्राफिक साइटेशंस। ठीक है, सो बेसिकली आप तीन तरह के डेटाबेसेस का इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर आर्टिकल्स फॉर योर लिटरेचर। So three forms of databases are used when evaluating the literature. Bibliographical databases display only the bibliographic citations. That is name of the author, the title of the article, source of publication, year, volume, and large page numbers. ठीक है, पर abstract databases हैं, they provide an abstract or summary or overview of the study purpose. फिर full text databases, they provide the full text of the articles. ठीक है, तो आपका मेन कंसर्न जो है full text databases से होगा। ठीक है, because they provide the full text of the articles. ठीक है, तो लिटरेचर सर्वे के हवाले से कॉन्सेप्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स की कुछ बात की गई। रिमेंबर, कॉन्सेप्ट्स एंड कंस्ट्रक्ट्स आर बोथ एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, लाइक मैन, टेबल, ट्री, इंसेक्ट एटसेट्रा, दे आर ऑल एब्स्ट्रैक्शंस एंड सो आर आइडियाज, मोटिवेशन, ब्यूटी एंड। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, जितने भी आइडियाज़ हो गए, ठीक है, दे आर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, या जो काफ़ी सारी रियलिटी भी एब्स्ट्रैक्शन में आती है, लाइक मैन हो गया, टेबल, ट्री, इंसेक्ट। ठीक है, So difference between concepts and constructs is that it lies in the nature of objects the abstractions are made from. ठीक है, so existence of objects from which the abstractions are made may be factual or hypothetical. ठीक है, so where the abstractions are made from a factual object, ठीक है, abstraction is a concept। ठीक है, example कोई table हो गया, ठीक है, या कोई ट्री हो गया, सो दैट इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेयर द ऑब्जेक्ट इज हाइपोथेटिकल, ऐसा ऑब्जेक्ट जो हाइपोथेटिकल एग्जिस्ट नहीं करता और उसके ऊपर जो है एब्स्ट्रैक्शन बेस्ड है, तो इट्स कॉल्ड अ कंस्ट्रक्ट। ठीक है, सो इफ एन एब्स्ट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज हाइपोथेटिकल यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो एब्स्ट्रैक्शन इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्ट।
ठीक है. Kaplan explains that constructs are theoretical concepts that are based on observations that cannot be observed directly or indirectly. ठीक है. ठीक है. So construct is again something which is based on theoretical concepts which cannot be observed directly. ठीक है. ठीक है. आप लिटरेचर रिव्यू करते हैं, यू विल स्टडी डिफरेंट आर्टिकल्स. ठीक है. आपको ऑनलाइन डेटाबेसेस में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, फिर मैगजीन्स में मिल जाएंगे, बुक्स में मिल जाएंगे. ठीक है. तो यू स्टडी ऑल दैट एंड यू विल डॉक्यूमेंट ऑल दैट. ठीक है. आपने रिकॉर्ड रखना होता है जो जो आप पढ़ रहे होते हैं. ठीक है. सो आप रिकॉर्ड किस तरह रखते हैं, यू कैन फॉर्म अ टेबल. तो आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं उसमें आप ऑथर का नाम लिख देंगे उस टेबल में, ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख देंगे, थिंग्स लाइक दैट. और उस आर्टिकल में जो मेन पॉइंट्स उसने डिस्कस किए वो भी आप लिखेंगे. ठीक है. तो इस तरह आप इंफॉर्मेशन जो है उसको डॉक्यूमेंट कर लेंगे. ठीक है. तो किसी भी आर्टिकल को पढ़ने का मकसद ये होता है, यू वांट टू फाइंड द मेन इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू योर रिसर्च इन दैट. ठीक है. तो उस सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को आप ब्रीफली नोट डाउन करते रहेंगे, साथ में ऑथर का नाम भी लिख देंगे और ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी लिख देंगे. So the literature survey is a clear and logical presentation of the relevant research work done in the area of investigation. ठीक है. Literature survey should bring together all relevant information in a clear and logical manner instead of presenting all this. ठीक है. सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि लिटरेचर रिव्यू हो गया या लिटरेचर सर्वे हो गया, उसका मकसद ये होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक टॉपिक से रिलेटेड उसको आपने प्रेजेंट करना है इन अ लॉजिकल मैनर. आपने सिर्फ उसकी हिस्ट्री नहीं लिख देनी कि लेट्स से 1990 में फ़लाँ ऑथर ने ये बात की थी, फिर 2000 में फ़लाँ ऑथर ने ये बात कर दी, फिर 2005 में ये बात कर दी. ठीक है. तो हम क्रोनोलॉजी या हिस्ट्री में इंटरेस्टेड नहीं होते. यू बेसिकली डिस्कस द मेन पॉइंट्स विच हैव बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस रिसर्च. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स आपने रेफरेंसेस उसमें देने होते हैं. ठीक है. अगर आप अच्छा लिटरेचर सर्वे करेंगे, अच्छा लिटरेचर रिव्यू करेंगे, तो इट विल helps you in writing a good problem statement. ठीक है. अच्छा, इसमें एक चीज़ है, आप जो है ना लिटरेचर रिव्यू जो है 2 बार करते हैं. बेसिकली आप एक इनिशियल लिटरेचर रिव्यू करेंगे, यानी आप सिर्फ लिटरेचर को पढ़ेंगे और उसमें कुछ मेन चीज़ें नोट करते रहेंगे. ठीक है. तो उस लिटरेचर रिव्यू का बेसिकली मकसद ये होता है, यू जस्ट वांट टू गेट एन आइडिया कि एक प्रॉब्लम से रिलेटेड कितनी रिसर्च एग्जिस्ट करती है. ठीक है. और दूसरा मकसद उस लिटरेचर रिव्यू का ये होता है, यू वांट टू राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. एक बार आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लेते हैं, देन यू डू अ डिटेल्ड लिटरेचर रिव्यू अगेन आफ्टर दैट. ठीक है. तो आप जब भी लिटरेचर रिव्यू करते हैं उसमें आपने रेफरेंसेस देने होते हैं, फिर आप रेफरेंसेस अलग से भी लिखते हैं. ठीक है. ऑन अ सेपरेट पेपर दैट इज़ एट द एंड ऑफ योर रिसर्च रिपोर्ट. सो अब आपने रेफरेंसेस किस तरह देने, उसके लिए देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल. ठीक है. देयर आर सेवरल एक्सेप्टेड मेथड्स ऑफ साइटिंग रेफरेंसेस इन द लिटरेचर सर्वे. द पब्लिकेशन मैनुअल ऑफ द अमेरिकन साइकोलॉजी. ठीक है. APA फॉर्मेट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन पाकिस्तान. ठीक है. इट ऑफर्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइटेशंस, कोटेशंस, रेफरेंसेस एंड सो ऑन. वन ऑफ द एक्सेप्टेड स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग इन द मैनेजमेंट एरिया. फिर शिकागो मैनुअल ऑफ स्टाइल है, फिर टूराबियंस मैनुअल फॉर राइटर्स. ओके. सो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करते हैं. बेसिकली हमने एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने कुछ इनिशियल डेटा गैदरिंग भी कर ली. ठीक है. हमने इनिशियल लिटरेचर रिव्यू भी कर लिया. ठीक है. तो व्हाट नेक्स्ट वी डू इज वी राइट डाउन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या होती है? द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंट्रोड्यूसेस द की प्रॉब्लम दैट इज एड्रेस्ड इन द रिसर्च प्रोजेक्ट.
A problem statement could simply indicate an interest in an issue where finding the right answers might help improve an existing situation. ठीक है. So problem statement का basically मकसद ये होता है कि what is the main purpose of our research. ठीक है. It will define कि exactly problem है क्या. ठीक है. तो आपकी problem simply इतनी हो सकती है कि you have an interest in improving a certain situation. ठीक है. या उससे बड़ी भी हो सकती है. ठीक है. तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट से आपको इन चीज़ों का काफ़ी हद तक अंदाजा हो जाता है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट सिम्टम्स ऑफ अ प्रॉब्लम शुड नॉट बी डिफाइंड एज द रियल प्रॉब्लम. ठीक है. मैंने बताया था पंक्चुअलिटी जो है इट कैन बी जस्ट अ सिम्टम ऑफ सम अदर बिगर प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. ठीक है. यानी कि अगर पंक्चुअलिटी का आपको इशू लग रहा है तो वो ज़रूरी नहीं दैट माइट बी द मेन प्रॉब्लम. इट माइट जस्ट बी अ सिम्टम ऑफ अ मच बिगर प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं तो यू हैव टू राइट अ क्लियर precise and concise statement of the question or issue that is to be investigated with the goal of finding an answer or solution. As mentioned earlier, problem definitions could pertain to existing business problems where a manager is looking for a solution, or they could be related to situations that may not pose any current problem, but which the manager feels have scope for improvement. ठीक है. तो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो सकती है जिसकी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, और इट कैन सिंपली बी रिलेटेड टू अ सिचुएशन जो कि ख़ास कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन आप एक सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं. ठीक है. या इट कैन बी कंसेप्चुअली रिलेटेड, आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए या किसी थ्योरी को बेहतर समझने के लिए कोई रिसर्च करना चाहते हो, या आप कोई रिसर्च क्वेश्चन आपके सवाल में. ठीक है. तो उसको आप आंसर करना चाहते हो डायरेक्टली. ठीक है. ठीक है. So these are some examples of problem statements. So how has the new packaging affected sale of the product? ठीक है. अगर आप किसी प्रोडक्ट की नई पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करते हैं तो मकसद ये होता है कि इट विल इंक्रीज सेल्स ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है. तो आपने फिर देखना होता है कि वाकई सेल्स इंक्रीज हुई हैं या नहीं. या फिर एडवर्टाइजिंग का क्या असर पड़ता है ऑन इन्हांस्ड रिकॉल. ठीक है. ठीक है. हैज़ द न्यू एडवर्टाइजिंग मैसेज रिजल्टेड इन इन्हांस्ड रिकॉल. ठीक है. रिकॉल आई थिंक आपको पता है मार्केटिंग हवाले से किया. हाउ ऑफन बेसिकली मीन्स हाउ इजीली कैन कंज्यूमर्स रिकॉल अ प्रोडक्ट. हाउ डू प्राइस एंड क्वांटिटी रेट ऑन कंज्यूमर्स एवेल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो प्राइस एंड क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर्स के लिए. ठीक है. कंज्यूमर्स प्राइस एंड क्वालिटी को किस तरह एवेल्यूएट करते हैं. फिर व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ डाउनसाइजिंग ऑन द लॉन्ग रेंज growth patterns of companies. What are the specific factors to be considered in creating a data warehouse for a manufacturing company? Why accidents used to happen at motorway. ठीक है. So these are all examples of problem statement. ठीक है. तो ये रिसर्च प्रपोजल के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है. So before any research is undertaken there should be an agreement. ठीक है. आप बेसिकली रिसर्च कंडक्ट करने से पहले एक रिसर्च प्रपोजल बनाते हैं. रिसर्च प्रपोजल क्या होता है? इट्स अ ब्रीफ आउटलाइन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर रिसर्च. ठीक है. तो ये रिटन डॉक्यूमेंट होता है ऑफ अ फ्यू पेजेस. इसमें यू इंट्रोड्यूस योर प्रॉब्लम. ठीक है. फिर आप इसमें लिटरेचर रिव्यू भी आप शामिल करते हैं. फिर यू राइट डाउन योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ठीक है. और रिसर्च क्वेश्चन उसका हिस्सा होते हैं. फिर यू ऑल्सो एक्सप्लेन कि व्हाट काइंड ऑफ रिजल्ट्स यू एक्सपेक्ट. ठीक है. आप अपना मेथड भी यूज़ करते हैं, हाउ यू विल कलेक्ट डेटा, हाउ यू विल एनालाइज दैट, एंड देन यू ऑल्सो राइट डाउन एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स. ठीक है. आपकी फाइंडिंग्स, व्हाट आर यू एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स. ठीक है. तो अगर आपने पहले से रिसर्च प्रपोजल बनाया तो आपके लिए रिसर्च करना काफ़ी आसान होता है. ठीक है. सो इट बेसिकली प्रोवाइड्स अ गाइडलाइन ऑन हाउ टू कंडक्ट योर रिसर्च. तो रिसर्च प्रपोजल बनाने से पहले देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द टू पार्टीज़. ठीक है. यानी कि रिसर्चर एंड स्पॉन्सर. अगर कोई आपकी रिसर्च को स्पॉन्सर कर रहा है. ठीक है. फॉर एग्जांपल आप एक फ्रीलांस रिसर्चर हैं और आप एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं. ठीक है. तो हो सकता है आपकी रिसर्च को कोई कंपनी स्पॉन्सर कर रही हो. ठीक है. यानी कि उसका जो खर्चा है वो कोई कंपनी पे करे. ठीक है. सो देयर हैज़ टू बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज़. ठीक है. The agreement has to be about how the problem is going to be investigated, the methodology the researcher is going to use, the duration of the study, the resources required for the study, यानी कि फंडिंग कितनी चाहिए,
इंश्योर एंड यू हैव टू इंश्योर दैट देयर आर नो मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो रिसर्च प्रपोजल जब बना रहे होते हैं तो यू हैव टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो आपने स्पॉन्सर के साथ हर चीज़ शेयर करें, ठीक है। सो दिस इज accomplished थ्रू अ रिसर्च प्रपोजल, ठीक है। रिसर्चर सबमिट्स एंड गेट अप्रूव्ड बाय द स्पॉन्सर टू प्रोसीड विद द स्टडी, ठीक है। तो रिसर्च शुरू करने से पहले यू विल राइट अ रिसर्च प्रपोजल, और अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो यू विल शेयर द रिसर्च प्रपोजल विद योर स्पॉन्सर। तो उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन होगी, ठीक है। नंबर 1 यानी कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट प्रॉब्लम इज गोइंग टू बी इन्वेस्टिगेटेड, मेथडोलॉजी क्या है, ड्यूरेशन क्या है, रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल के ये मेन एलिमेंट्स होते हैं। इट कंटेन्स द पर्पस ऑफ स्टडी, द स्पेसिफिक प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड, द स्कोप ऑफ द स्टडी, the relevance of the study, the research design offering details on sampling design, data collection methods, data analysis, ठीक है। टाइम फ्रेम ऑफ द स्टडी, द बजट डिटेल्स। टाइम फ्रेम मीन्स कि आपने रिसर्च किस टाइम, कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करनी, फिर बजट आपको कितना चाहिए रिसर्च के लिए, फिर यू ऑल्सो राइट डाउन द सिलेक्टेड बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी इज़ बेसिकली आपने जो लिटरेचर स्टडी किया है उस सब के आपने रेफरेंसेस लिखने होते हैं, ठीक है। सो अगेन for a manager it is very important to realize कि symptoms of a problem are not defined as a real problem itself, ठीक है। फिर आपने ethical issues का ख्याल रखना होता है। ethics in business research refers to a code of conduct of behavior while conducting research, ठीक है। तो आपने रिसर्च एक ख़ास कोड ऑफ कंडक्ट के तहत करनी है, ख़ास तरह का बिहेवियर अपनाना है आपने रिसर्च के दौरान, ठीक है। सो एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका बिहेवियर एथिकल हो, ठीक है। सो एथिकल बिहेवियर या एथिकल कंडक्ट applies to the organization and the members that sponsor the research, the researchers who undertake the research and the respondents who provide them with the necessary data, ठीक है। The members that sponsor the research should do it in a good faith, pay attention to what the results indicate and pursue organizational interest, ठीक है। ethical conduct जो है it should be reflected in the behavior of the researchers who conduct the investigation, the participants जो research में participate करें, analyst जो आपके results को analyze करेंगे, the entire research team, ठीक है। तो हो सकता है research जब एक्चुअल बंदा रिसर्च करो ही माइट नॉट बी जस्ट वन पर्सन, एक पूरी टीम हो जो रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ठीक है। सो देन इट ऑल्सो कोड ऑफ कंडक्ट जो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है इट अप्लाइज टू द एंटायर रिसर्च टीम एज वेल दैट प्रेजेंट्स इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स एंड सजेस्ट, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर द स्लाइड्स। Just share some information from the book Uma Sekran's. ठीक है। उमा सेकरन की बुक मैंने अपलोड की हुई इन GCR गूगल क्लासरूम, ठीक है। Ethics के वाले से you can read this page 13 from chapter 1 in this book, ठीक है। ठीक है। सो चैप्टर 3 इज़ अबाउट डिफाइनिंग एंड रिफाइनिंग द प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह बनानी है दैट इज़ ऑल डिस्कस्ड इन चैप्टर नंबर 3 इन दिस बुक, ठीक है।
ठीक है, सो यू कैन रीड दिस वन पेज 39 ऑनवर्ड्स आप पढ़ सकते हैं अबाउट द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट मेक्स अ गुड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है इट बेसिकली इंक्लूड्स बोथ अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड इंक्लूड योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस बोथ। ठीक है, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये बताते हैं कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि मेन पर्पस क्या है। ठीक है, मे बी आपकी रिसर्च का पर्पस और टू फाइंड आउट व्हाट मोटिवेट्स कंज्यूमर टू बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन, और टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन एम्प्लॉइज जॉब सेटिस्फैक्शन, और टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशनशिप बिटवीन कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म। ठीक है, सो वंस द पर्पस ऑफ स्टडी हैज़ बीन आइडेंटिफाइड वन इज एबल टू फॉर्मुलेट द रिसर्च। ठीक है, तो आपने एक बार रिसर्च ऑब्जेक्टिव बना लिया, देन यू विल डू फॉर्म द रिसर्च क्वेश्चन। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन ये बताते हैं कि स्पेसिफिकली अपने रिसर्च के थ्रू क्या चीज़ फाइंड करना चाहते हैं या क्या चीज़ लर्न करना चाहते हैं। ठीक है, सो एक एग्जांपल भी दी हुई है। ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, आपको रिसर्च क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो वो कहता है द पर्पस ऑफ द स्टडी इज़ टू फोल्ड, टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द पैसेंजर्स वेटिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, एंड द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वेस्टिगेट पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ वेटिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस वैल्यूएशन। ठीक है, therefore this project focuses on following research questions: what are the factors that affect perceived waiting experience of airline passengers, and to what extent do these factors affect perception of waiting time? What are effective consequences of waiting, and how does affect mediate the relationship between waiting and service valuation? ठीक है, तो ये जो दो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं और 3 रिसर्च क्वेश्चंस, ठीक है, ये 5 चीज़ें मिलके जो है आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड रिसर्च क्वेश्चन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एंटायर रिसर्च। ठीक है, बिकॉज आपकी जो पूरी रिसर्च है वो इन रिसर्च क्वेश्चंस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी। ठीक है, आपका हाइपोथेसिस भी जो है काफ़ी हद तक इन रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये एक और एग्जांपल दी हुई है आपको, एक ब्रॉड प्रॉब्लम एरिया दिया हुआ। ठीक है, फिर उसमें से आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाया और रिसर्च क्वेश्चन बनाया। ठीक है, यू कैन आल्सो स्टडी दिस वन। ठीक है, ऑलराइट। ठीक है, सो बॉक्स 3.6 को देखें एज एन एग्जांपल, और also look at this one। ठीक है, पेज 39 पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, सो यू नीड टू रिमेंबर कि आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है, इट बेसिकली हैज़ 2 कंपोनेंट्स। एक इसमें एक तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स स्टेटेड होते हैं और उसके अलावा रिसर्च क्वेश्चन भी स्टेटेड होते हैं। ठीक है, तो एक अच्छी एग्जांपल दी हुई है ऑन पेज 41 ऑफ अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ स्टडी इज टू फोल्ड। नंबर 1 ये है, नंबर 2 टू इन्वेस्टिगेट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ वेटिंग ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्विस वैल्यूएशन, और उसके बाद 3 रिसर्च क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं कि नंबर 1 है कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट परसीव्ड वेटिंग एक्सपीरियंस ऑफ एयरलाइन पैसेंजर्स, एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू दीज फैक्टर्स अफेक्ट परसेप्शन ऑफ वेटिंग टाइम्स। ठीक है, फिर एक एग्जांपल एक और दी हुई है आपको यहाँ पर, आई थिंक इट माइट बी द सेम एग्जांपल। ठीक है, बट इसको स्टडी कर लें। ठीक है, सो कुछ वेल डिफाइंड रिसर्च क्वेश्चंस की आपको एग्जांपल भी दी हुई फर्दर। ठीक है, सो यू कैन रीड ऑल दिस। ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड थैंक यू, टेक केयर।